हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी वीडियो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, इस सीरीज़ में आप सभी को एकदम यूनिक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप सभी को इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। और इस सीरीज़ के काफ़ी सारे क्लासेस आप सभी को अभी तक प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, तो आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है, और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल कौन सा है? तो देखिए, जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला प्रथम बुग्याल है द्यारा बुग्याल। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला बुग्याल द्यारा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में। उत्तरकाशी जनपद में यह बुग्याल स्थित है। और देखिए, जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस तकनीक की मदद से भूक्षरण रोकने का प्रयास किया जाता है, यानी कि भूक्षरण रोकने का प्रयास इस तकनीक के द्वारा किया जाता है। भूक्षरण को कम किया जाता है इस तकनीक के द्वारा। तो इस तकनीक का प्रयोग करने वाला पहला बुग्याल है द्यारा बुग्याल, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। और द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसे जाता है? पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल को। और देखिए, शीतकाल में इस बुग्याल में मक्खन की होली या फिर बटर फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ढोल सागर पर शोधपरक लेख लिख चुके हैं? तो देखिए, इनमें से ढोल सागर पर शोधपरक लेख लिख चुके हैं केशव दास अनुरागी। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, ढोल की बात करें तो ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है, जिसे तांबे, पीतल व चांदी धातु द्वारा बनाया जाता है। और उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। इसे वर्ष 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। किस कमेटी की सिफारिश पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन सी कमेटी थी? ये थी भंडारी कमेटी। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति के पारंपरिक परिधान को पुडकुली नाम से जाना जाता है? तो देखिए, कौन सी ये जनजाति है जिसके पारंपरिक परिधान को पुडकुली नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडा जनजाति। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, टोडा जनजाति जो है, ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है। टोडा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि टूदास, इसके अलावा टूडा वनस और टोडर। तो इन्हें टूदास, टूडावनस और टोडर नामों से भी जाना जाता है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे प्राचीन और असामान्य जनजाति है टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य में किस चंद शासक का नाम मिलता है? देखिए, मानवोदय काव्य में नाम मिलता है लक्ष्मी चंद का। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम क्या मिलता है? लक्ष्मण मिलता है। ये आपको याद रखना है, लक्ष्मण इनका नाम मिलता है। मोनाकोट जो ताम्रपत्र है, लक्ष्मी चंद 46वां
चंद शासक था, आप सभी को पता होगा, जो कि रुद्रचंद के बाद गद्दी पर बैठा था। और लक्ष्मी चंद को लखुली विराली उपनाम से जाना जाता है। लखुली विराली इसका उपनाम है। लक्ष्मी चंद का लखुली विराली उपनाम इसलिए था क्योंकि ये मुगलों के सामने भीगी बिल्ली बना रहता था, इसीलिए इसे लखुली विराली कहा जाता था। ये आपको याद रखना है। मानवदेय काव्य की बात की जाए तो मानवदेय काव्य की रचना किसने की थी? कवि भरत ने। भरत कवि ने इस काव्य की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए, भारतीय खनन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? बताइए। जिन लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए, भारतीय खनन ब्यूरो भारत का बहुअनुशासित सरकारी संगठन है, ये आपको याद रखना है। भारतीय खनन ब्यूरो जो है ये भारत का बहुअनुशासित सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्यूरो खनन विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, इसके अलावा आणविक खनिज एवं विरल खनिजों के अलावा अन्य खानों में संरक्षण, खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास करना है। ये ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आणविक खनिज एवं विरल खनिजों के अलावा अन्य खानों में संरक्षण और खनिज संसाधनों के वैज्ञानिक विकास करना है। और इस ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो के कार्यालय जो हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये तो नागपुर में है, लेकिन इसके और सारे कार्यालय हैं। कहाँ पर स्थित है कार्यालय? अजमेर में है, देखिए बेंगलोर में है, इसके अलावा भुवनेश्वर में, कोलकाता में, चेन्नई में, देहरादून में, गोवा में, गुवाहाटी में, गांधीनगर, हैदराबाद, जबलपुर, गुवाहाटी और रायपुर, रांची और उदयपुर, यहाँ पर इसके कार्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, रेवा नाम से भी जाना जाता है नर्मदा नदी को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, नर्मदा भारत की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारत की एक नदी है नर्मदा नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है ये। और मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है पूछा जा सकता है, तो अमरकंटक याद रखेंगे, अमरकंटक से इस नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से होता है। ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। और गोदावरी के उद्गम की बात करें तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्रियंबक पहाड़ी से। त्रियंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। और इसके अलावा एक नदी और है इसमें, गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम आप सभी को ही पता होगा, गोमुख से होता है। अगला देखेंगे, देश में पक्षियों की प्रजाति के मामले में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो देखिए, देश में पक्षियों की प्रजाति के मामले में उत्तराखंड है पहले स्थान पर। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, देश में पक्षियों की प्रजाति के मामले में उत्तराखंड पहले स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट ई बर्ड के द्वारा दिए गए डेटा के अनुसार उत्तराखंड पहले स्थान पर है। और यह जानकारी कब प्रदान की गई थी ये भी आपको पता रहना चाहिए। ग्लोबल बिग डे के दिन यह जानकारी प्रदान की गई थी। कब की गई थी? ग्लोबल बिग डे होता है आपका 14 मई को, तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, सुधारीकरण
एवं उनके चौड़ीकरण के लिए इस वित्तीय वर्ष केंद्र सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई है। तो ये जो आंकड़ा है ये 2022 का है। तो 2022 में कितनी राशि प्रदान की गई थी? 22,000 करोड़ की राशि। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह जो है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कांडला भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित, कच्छ नामक जिले में स्थित देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह आयात निर्यात से पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। कांडला बंदरगाह का प्रशासन कांडला पोर्ट ट्रस्ट के हाथ में है, जिसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय के हाथ में है। और कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। इस बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, पूछ लिया जा सकता है। 1956 आप याद रखेंगे, 1956 में से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, पनिहारी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पनिहारी नृत्य जो है ये राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है। पनिहारी नृत्य राजस्थान के लोक नृत्यों में से एक है, जो कि काल बेलिया जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये जाति याद रखेंगे, कालबेलिया ये जाति है। तो इस जाति के स्त्री पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और पानीहारी का अर्थ क्या होता है? पानी भरने जाने वाली। तो यह पानी भरने जाने वाली आश्रित सहयुगल नृत्य है। ये ध्यान रखेंगे, पानी भरने जाने वाली यह आश्रित सहयुगल नृत्य है। और इस नृत्य में महिलाएं सिर पर मिट्टी के घड़े रखकर हाथों एवं पैरों का संचालन करके नृत्य करती हैं। और यह एक प्रकार का समूह नृत्य है और अक्सर उत्सव या फिर त्योहार पर यह नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है आपके कुशीनगर में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर में खोला गया है। और इस विश्वविद्यालय में छात्रों को कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों छात्रों को रिसर्च करने का मौका दिया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इस विश्वविद्यालय में छात्रों को कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD की डिग्री हासिल करने वाले छात्रों को रिसर्च करने का मौका दिया जाता है। और ये विश्वविद्यालय कुशीनगर जिले के फाजिल नगर ब्लॉक में खोला गया है। विश्वविद्यालय अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट यानी कि अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर शिक्षा सेवा ट्रस्ट द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काकरापार परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? काकरापार परमाणु संयंत्र है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि गुजरात राज्य में सूरत और ताप्ती नदी के समीप स्थित है। और यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर हैं, जो कि दाबित भारी जल रिएक्टर हैं। इसकी पहली इकाई जिसका नाम है KAPS-1, इसकी जो पहली इकाई है जिसका नाम है KAPS-1 3 सितंबर 1992 में क्रिस्टल हुई थी। तथा जो इसका सेकेंड इकाई है इसका KAPS-2 जनवरी 1995 में क्रिस्टल हुई थी। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी पहली इकाई KAPS-1 3 सितंबर 1992 में क्रिस्टल हुई थी तथा मई 1993 से वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन आरंभ हो गया था। दूसरी इकाई जो है ये KAPS-2 है, जनवरी 1995 में क्रिस्टल हुई थी और 1 सितंबर 1995 से वाणिज्यिक स्तर पर विद्युत उत्पादन आरंभ हो गया। और वर्ष 2003 में
कांडू ओनर्स ग्रुप ने इस संयंत्र को सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाला दाबित जल रिएक्टर घोषित किया था। काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आप सभी लोग जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अदर आप चैनल पर ढूंढेंगे तो ये पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आप सभी लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिए। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आयु क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है, लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आप सभी को ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? टनकपुर का प्राचीन नाम है ग्रास्टीगंज। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। टनकपुर को बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मी टॉल्क को। मी टॉल्क को इसे बसाने का श्रेय दिया जाता है। और देखिए टनकपुर जो है ये माँ पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेश द्वार है। वर्ष 1890 ईस्वी में अंग्रेज पर्यटक टलक और हसी इस क्षेत्र में आए थे और यहीं पर इन्होंने अपने बंगले बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? देखिए जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा? बिस्सू मेला है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिस्सू जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है और यह मेला बैसाखी के बाद बैसाखी के बाद 4 दिन तक चलता है। जौनसार में चावल से बने पापड़ और लाडू एवं शाकुली, चावल से बने पापड़ को लाडू एवं शाकुली कहा जाता है, जो कि बिस्सू मेले का मुख्य पकवान है। तो आपसे पूछा जाए बिस्सू मेले का मुख्य पकवान क्या है, तो आपको याद रखना है लाडू एवं शाकुली से कहा जाता है, जो कि चावल से बने पापड़ होते हैं। और बिस्सू मेले का प्रारंभ कहाँ से होता है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है इस मेले का प्रारंभ होता है चौली थात से। अगला क्वेश्चन है आपका, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तराखंड अस्तित्व में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके दौरान उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। देखिए वर्ष 1997 से लेकर वर्ष 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चली थी और 2002 से लेकर 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना और 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, जिसमें काशीपुर IIM बना था। 2007 से लेकर 2012 तक कौन सी योजना चली थी? 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी तो इसमें इसके चलते काशीपुर का IIM बनाया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाए काशीपुर का IIM किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था, तो आपको याद रखना है ये 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। और भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी। वर्ष 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आ गया और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो योजना आयोग ही बनाती थी। तो उसके बाद लक्ष्य रखा था 2017 तक, लेकिन 2015 में ही नीति आयोग अस्तित्व में आ गया था और जो आपका योजना आयोग है इसे समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, भीमताल में स्थित विक्टोरिया बांध किस वर्ष तैयार हुआ था? देखिए विक्टोरिया बांध कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए, भीमताल याद रखेंगे। और यह बांध तैयार हुआ था वर्ष 1883 में, यानी कि ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। विक्टोरिया बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1982 में शुरू हुआ था और वर्ष 1983 में ये निर्माण कार्य इसका पूरा हुआ। भीमताल की बात की जाए तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है भीमताल झील। इसकी लंबाई 1674 मीटर तथा चौड़ाई 447 मीटर है। इसके तट पर एक मंदिर है भीमेश्वर महादेव का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। 28 फरवरी को कमला नेहरू स्मृति दिवस, राजेंद्र प्रसाद स्मृति दिवस भी मनाए जाते हैं और
देखिए 24 फरवरी की बात की जाए, 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया जाता है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आप कमेंट करके बताइएगा आज की ये क्लास आपको कैसी लग रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन है आपका, तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से, और जो भी फैक्ट्स आपको दिए जा रहे हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2002 में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना की शुरुआत 1 जून 2002 को की गई थी। इस योजना से स्थानीय लोगों को पर्यटन की गतिविधियों से जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग बैंकों के माध्यम से 40 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसकी शाखा है? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये शाखा है कंप्यूटर विज्ञान की। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कि कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है, और यह मशीनों की सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में माओत्सू त्योहार मनाया जाता है? तो देखिए माओत्सू त्योहार मनाया जाता है कहाँ पर? नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। माओत्सू नागालैंड के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, और यह हर साल मई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, और यह त्योहार नागालैंड में एओ नामक एक जनजाति यहाँ पे निवास करती है, तो इस जनजाति द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।